नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साइबर एविल और मैं आपका स्वागत करता हूं एक नई दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी के साथ। मेरा नाम पवन है। दोस्तों, मेरा गांव मथुरा उत्तर प्रदेश में है। यह कहानी वहीं की है। एक विदेशी टूरिस्ट ग्रुप घूमते घामते हमारे गांव के पास आ पहुंचा। उस ग्रुप को इस गांव का प्राकृतिक सौंदर्य इतना पसंद आया कि वो लोग महीनों तक यहीं रह गए। गांव वालों ने उनकी बहुत आवभगत करी। इस ग्रुप में जैनी नाम की एक लड़की भी थी और वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे जो भी देखता देखता ही रह जाता। जैनी बहुत शर्मीले स्वभाव की थी और वो यहाँ तक कि अपने ग्रुप के सदस्यों के साथ भी बातें करते समय आंखें नीचे रखती थी। जैनी की खूबसूरती में उसके रोज के काम चार चांद लगा देते थे। वह सुबह जागने के बाद नहा धोकर मंदिर भी जाती थी और गांव के कुछ छोटे बच्चे महिलाओं को मंदिर के मैदान में इकट्ठा कर पढ़ाई के साथ अंग्रेजी बोलना भी सिखाती थी। दरअसल जैनी को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था और वह जर्मनी के किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई भी कर रही थी। जैनी को कई सारी भाषाएं भी आती थी। वह फर्राटेदार हिंदी भी बोलती थी। कभी कभी जैनी गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर उन्हें अलग अलग तरह की कलाएं भी सिखाती थी। कुछ ही महीनों में गांव वालों की चहेती बन गई थी। उसके अपनापन ने पूरे गांव वालों को अपना बना लिया था। हीरालाल काका तो गांव वालों के सामने उसकी प्रशंसा करते थे और सीना तान कर कहते थे अगर जैनी के माता पिता हाँ करेंगे तो वे अपने बेटे ब्रजेश की शादी जैनी से करवा देंगे, भले ही इसके लिए उनका अपना समाज साथ ना दे। गांव में आने के बाद जैनी ने सबसे अधिक समय किसी के साथ बिताया था, वो था ब्रजेश। जैनी कभी कभी ब्रजेश के साथ खेतों की तरफ भी निकल जाया करती थी। उसके साथ खेतों पर बैठकर गन्ना खाती, बहुत सारी बातें करती और गांव में आ जाया करती। कभी कभी जब ब्रजेश गाय बैलों को नहलाने के लिए नदी पर जाता तो जैनी भी उसके साथ जाती और गाय बैलों को नहलाने में उनकी मदद करती और गाय बैलों के साथ कई विदेशी गाने गुनगुनाते ब्रजेश के साथ लौट आती। कभी कभी किसी बात को लेकर ब्रजेश और जैनी में लड़ाई भी हो जाती और वह तकरार बहुत देर तक उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं ब्रजेश और जैनी के दिल के किसी कोने में प्रेम अंगड़ाई लेने लगा था, पर उन दोनों को क्या पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को भूतों की कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पे भूतों की कहानियाँ आगे भी अपलोड करते रहेंगे। विधि का लिखित कहे या प्रकृति का कोई खेल, लगभग 2-3 महीने बाद जब वह विदेशी टूरिस्ट ग्रुप उस गांव से विदा लेने लगा, जैनी ने अपने आप को गांव वालों के दिल में इतने करीब पाया। गांव वालों की जिद के आगे नतमस्तक हो गई और अपने साथियों के साथ ना जाने का फैसला किया और गांव वालों के साथ रहने का मन बना लिया। जैनी ने ज्यों ही उस गांव में कुछ दिन और रुकने की बात कही, सभी गाँव वासियों का मन बहुत खुश हुआ और वे उसकी जय जयकार करने लगे। हीरालाल काका इतने प्रसन्न थे कि उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हीरालाल काका दौड़कर जैनी को बाहों में भर लिया और अपनी बेटी की विदाई करने वाले बाबुल की तरह ओ मेरी बेटी कहकर रोने लगे। जैनी भी अपने आप को रोक न सकी और उनसे लिपट कर आंसू बहाने लगी। जैनी ने हीरालाल काका के घर पर सभी कामों में हाथ बटाने के साथ साथ ही गांव वालों को लिखाना पढ़ाना जारी रखा। धीरे धीरे 10-11 महीने बीत गए और अब जैनी पूरी तरह से गांव में रहने वाली लड़की हो चुकी थी। इन 10-11 महीनों के बीच जैनी ने गांव वाले बच्चों को इतना प्रेरित किया था, इतना उत्साहित किया था कि गांव के लगभग ज़्यादातर बच्चे जो 10वीं और 12वीं पास थे वे अपनी मेहनत के बल पर सरकारी नौकरियों में हो गए। हीरालाल काका का बेटा ब्रजेश भी पुलिस की परीक्षा पास कर ट्रेनिंग के लिए पुणे चला गया। अब गांव की तस्वीर एकदम बदल गई और वो भी सब जैनी की वजह से। ब्रजेश की ट्रेनिंग होते ही वह गांव वापस आ गया। उसकी पोस्टिंग एक पुलिस अधिकारी के रूप में हो चुकी थी। वह 10-15 दिन की छुट्टी बिताने के बाद ज्वाइन करने वाला था।
इन 10-15 दिनों में समय ने करवट लिया। जैनी के यह बताते ही कि वह अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। हीरालाल काका ने बड़े ही प्यारे मन से उसके सर पर हाथ रखा और अपने ब्रजेश से कहा, बेटा मेरी एक ही इच्छा है कि जैनी को तू अपना ले। ब्रजेश ने हीरालाल काका के हाँ में हाँ तो मिलाई और कहा कि बाबूजी ज्वाइन करने के बाद मैं पहली छुट्टी में गांव आते ही जैनी से ब्याह रचा लूंगा। लेकिन उस भगवान ने कुछ और ही खेल खेला, ऐसा खेल जो जैनी के जीवन में ऐसा भूचाल ला दिया। हुआ ये था कि ब्रजेश कोरोना महामारी का शिकार हो गया था और हुआ ये सब कुछ इस तरह की ब्रजेश की पोस्टिंग नोएडा में हुई थी और पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था। तो वहाँ उसे लोगों पर नजर रखने के लिए बोला गया था और वहाँ के लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे। तो ब्रजेश और उसके साथी पुलिस कर्मियों ने मिलकर वहाँ लाठीचार्ज किया और उसी दौरान कोरोना महामारी से संक्रमित व्यक्ति के द्वारा छुए जाने से ब्रजेश को भी यह बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी और उसकी लाश कोरोना महामारी से संक्रमित होने की वजह से उसके परिवार वालों को भी नहीं मिली थी। वही जैनी जो हमेशा खुश रहती थी, अब वह एक मूर्ति बनकर रह गई थी। खाना पानी सब कुछ त्याग दिया था उसने। हीरालाल काका ने उसे बहुत समझाया पर सब कुछ समझकर भी वह एक नासमझ बनी रही। सोनी आंखों से रास्ता निहारती रही, गांव के बाहर पागलों की तरह घूमती रही। एक दिन पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने सरकार को पत्र लिखा। उसमें उसने लिखा कि उसका ब्रजेश जिंदा है, वह मरा नहीं है, फिर भी अभियान चलाकर उसकी नई सिरे से खोज की जाए, वह जरूर मिल जाएगा। पर सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वह पूरी तरह से मान चुकी थी कि ब्रजेश की मौत हो चुकी है। खुद कुछ करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वह हर हालत में ब्रजेश को पाना चाहती थी और उसका दिल मानने को कतई तैयार नहीं था कि ब्रजेश अब नहीं रहा, क्योंकि वह एक दिन हीरालाल काका से भी कह रही थी कि काका अगर ब्रजेश नहीं रहा तो मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ। काका हम दो जिस्म एक जान है, अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे जरूर पता चलता। हीरालाल काका ने इसे जैनी का ब्रजेश के प्रति दीवानगी पागलपन समझा और बस उसे समझाते। लगभग 1 महीना बीत गए और जैनी थोड़ी कमजोर सी लगने लगी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव बनते बिगड़ते रहते थे। लोगों को लगता था कि वह थोड़ी सी पागल हो गई है। एक दिन सुबह जब हीरालाल काका खेतों से लौट कर घर वापस आए तो जैनी घर में ना दिखी। दरअसल जैनी तो ब्रजेश की खोज में निकल गई थी। जैनी के जाने के लगभग 14-15 दिन बाद ऐसी घटना घटी जो हीरालाल काका और गांव वालों के लिए बहुत ही निराशाजनक थी। इस घटना ने पूरे गांव को खामोश कर दिया था। दरअसल जैनी एक पुलिस के भेष में घूमती रहती और कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई थी। जैनी के चले जाने से हीरालाल का घर ही काटने को दौड़ता था। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई थी। पर समय अच्छे घाव को भर देता है। काफी समय बीत जाने के बाद गांव फिर से पुराने भेष में लौट गया था। लोग बीती बातों को याद कर अपनी आंखें तो गीली कर लेते थे और उसे एक बुरा स्वप्न मानकर बुलाना चाहते थे। एक दिन सुबह हीरालाल काका खेत से लौट आए तो क्या देखते हैं कि घर में किसी के पायल की आवाज सुनाई दे रही है। उन्हें बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ, पर जब वे घर में घुसे तो चूल्हा जलता देख उनके सर की लकीरों के साथ ही पसीने उभर आए। जो कुछ भी हो रहा था वह अजीब था और हीरालाल काका कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एक महिला आवाज ने आश्चर्यचकित कर दिया। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि जैनी की ही थी। वह धीरे से बोल रही थी, बाबूजी डरिए नहीं, मैं हूँ जैनी, मैं वापस लौट आई हूँ और बहुत ही जल्द ब्रजेश को भी वापस लाऊंगी। हीरालाल के पैर पीछे की ओर मुड़ गए। वे तेजी से घर के बाहर निकले और घर से बाहर निकलते ही चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर गांव में काफी लोग इकट्ठे हो गए। लोगों के पूछने पर उंगली से घर की ओर इशारा करते हुए कपाई आवाज में कहा कि वह लौट आई है। गाँव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके घर में प्रवेश किया। आखिर कौन लौट आई है? ऐसा क्या हुआ है कि हीरालाल काका एकदम से सहम गए हैं। जब गांव वालों ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें भी किसी की पायल की आवाज सुनाई देने के साथ ही बहुत कुछ ऐसा दिखा महसूस हुआ जिससे उन्हें भी जैनी के लौट आने पर भरोसा हो गया।
पर फिर भी वे ये मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जैनी तो मर चुकी थी, वह कैसे लौट आ सकती है। अजीब परिस्थिति थी। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करके जैनी को आवाज लगाई, पर अब तो पायल की आवाज भी गायब हो गई थी। फिर क्या था, कुछ लोगों ने हीरालाल काका का पूरा घर छान मारा, पर उन्हें जैनी कहीं नहीं मिली। गांव वाले पूरी तरह से डर गए थे। खैर, उस दिन गांव वालों ने दोपहर में मंदिर में इकट्ठे होकर इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी। आखिर अगर जैनी की आत्मा वापस आ गई है तो क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह हम गांव वालों को परेशान करे। गांव के बड़े बुजुर्ग अभी यही सोच रहे थे कि तभी एक हल्की सी आंधी उठी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही मंदिर का बड़ा घंटा अपने आप बजने लगा। सब लोग सहम कर बैठ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी घंटे की आवाज धीमी होने लगी और एक महिला की आवाज गूंजने लगी। हाँ, मैं जैनी हूँ जैनी, मैं वापस लौट आई हूँ, और जब तक ब्रजेश को हीरालाल काका को नहीं सौंप देती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं यह वादा भी करती हूँ कि मेरे कारण इस गांव के किसी का भी कोई बुरा नहीं होगा। मैं बहू हूँ इस गांव की और सदा अपने संबंध को निभाती रहूंगी। यह आवाज होते ही गांव वालों के पास अब कुछ कहने या सोचने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा था। सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। दूसरे दिन से प्रतिदिन सुबह सुबह एक आत्मा गांव में घूम घूम कर लोगों को सजग करती नजर आने लगी। उसके होने का एहसास तो सबको हो रहा था, पर उसकी अदृश्यता एक अबूझ पहेली बनी हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप ऐसी ही भूतिया और डरावनी कहानियों वाली वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।